Today we will discuss about a new chapter, X-rays. In this chapter, we will discuss about characteristics of X-rays and the wavelength of X-rays and the spectrum of X-rays. ओके, देखिए सबसे पहले सन 1895 में जर्मन साइंटिस्ट प्रोफेसर रॉन्जन प्रोफेसर इन्होंने सबसे पहले एक्स रेज को डिस्कवर किया था या एनालाइज किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जब हाई वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो जब हाई वेलोसिटी से चलने वाली कैथोड रेज, कौन सी रेज, कैथोड रेज किसी हाई एटॉमिक मास वाले धातु के टुकड़े पर टकराता है, ए पीस ऑफ मेटल ऑफ हाई मास, मतलब हाई एटॉमिक मास ये बोल सकते हैं आप। तो क्या होता है, उससे एक नई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, नई प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं जो हमें ओपन आइज से, मतलब खुली आंखों से नहीं दिखती हैं, जो हमारे नेक्ड आइज हैं उनसे हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट को उसी तरह से इफेक्टिव करती हैं जिस तरह से क्या होता है, लाइट रेज करती हैं, लाइट रेज करती हैं। देखिए सबसे पहला जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मिला, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोलेंगे इसको, मतलब इसका जो जिस तरह से एक्स रेज का जनरेशन होता है उसका मेन कॉज क्या है कि जब कैथोड रेज हाई एटॉमिक मास वाले किसी मेटेलिक पीस से जब टकराती हैं तो एक नई प्रकार की जो किरणें हैं वो उत्पन्न होती हैं, और वो नई प्रकार की जो किरणें हैं उन्हीं को हम एक्सरेज कहते हैं। और इन्हीं को हम, जो ये जर्मन साइंटिस्ट थे रॉन्जन, इन्हीं के नाम पे इनको रॉन्जन रेज भी बोलते हैं। एक्स रेज को क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में लिखता हूं मैं, रॉन्जन किरणें भी बोलते हैं, रॉन्जन किरणें भी बोलते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई इसकी जनरेशन की। अब दूसरी बात होती है कि इसी के लिए 1901 में प्रोफेसर रॉन्जन को इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज इनको मिला, किसके लिए, एक्स रेज के खोज के लिए। ओके, देखिए एक्स किरणें मेनली जब कोई कैथोड रे किसी उच्च द्रव्यमानक वाले, या फिर उसको बोल सकते हैं कि हाई एटॉमिक मास वाले किसी भी एलिमेंट से टकराता है, तो जो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं तो उससे एक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। क्या होता है, स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। और वो स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो तरह का होता है। उसमें सबसे पहली प्रकार की जो एक्सरे होती हैं उनको कहते हैं सतत एक्स किरणें या फिर कंटिन्यूअस एक्स रेज, सतत एक्स रेज, या फिर इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्स रेज। ठीक है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन लक्ष्य के किसी परमाणु के नाभिक के समीप से गुजरते हैं। देखिए ये कोई एटम है और इसका ये क्या है,
नाभिक है, जब हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास से गुजरते हैं, नाभिक के पास से क्या होता है, गुजरते हैं, तो क्या होता है, उनका नाभिक के कूलाम्य आकर्षण ना, मतलब देखिए, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से पास हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, और ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसमें क्या होता है कि इस कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये इस पर आकर्षण लगाता है, इस पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, कौन, ये इसके कारण, इसके इन्फ्लुएंस में, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो उसका है ही इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर वो जब इसके नाभिक के या न्यूक्लियस के पास से जब वो ट्रैवल करेंगे तो उस पर क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा, और वो आकर्षण बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉनों की जो गति है, इनकी जो स्पीड है, वो कैसी होगी, मंद हो जाएगी। कैसी होगी, मंद। मंद का मतलब है वो कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और उसके कारण क्या होता है, जिस कारण एक्स रेज उत्पन्न होती हैं। यह घटना क्या कहलाती है, ब्रोम स्टर्लिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रोम स्टर्लिंग कहलाती है। इसका अर्थ होता है आवेशित कणों के मंद होने से विकिरण का उत्सर्जन होना। आवेशित आवेशित किरणों के मंद होने से रेडिएशन का क्या होना, उत्सर्जित होना। ओके, तो इस प्रकार का जब हमें जो इससे जो स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, वो सतत एक्स रेज का स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। इस प्रकार की एक्स किरणों में सभी प्रकार की संभव तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होने के कारण इसे सतत एक्सरे कहते हैं। देखिए, सतत एक्सरे कहने का एक मेन कोज ये भी है कि सभी वेवलेंथ्स की किरणें इसमें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। सभी वेवलेंथ्स की एक्स किरणें क्या होती हैं, इसमें उपस्थित होती हैं। ठीक है, उपस्थित होने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि एक पर्टिकुलर एक हमारा इसका एक रेंज है एक्स रेज की, तो उस एक्स रेज में सभी जितनी भी पॉसिबल हमारी वेवलेंथ्स हैं, उन वेवलेंथ्स की ऑल एक्स रेज उसमें उपस्थित होती हैं। इसके कारण इसको सतत एक्स रेज कहते हैं। इनका स्पेक्ट्रम सतत या कंटिन्यूअस कहलाता है, मतलब इसका जो स्पेक्ट्रम वो कैसा होता है, सतत स्पेक्ट्रम होता है। यह स्पेक्ट्रम लक्ष्य के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। देखिए, जिस हाई एटॉमिक मास वाले पदार्थ से हमारी जो कैथोड रे टकराई है, उसके बाद में एक्सरे का जनरेशन हुआ है, तो ये उत्पन्न होने वाली एक्सरे किस पर डिपेंड नहीं करती, इस पदार्थ, इस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती हैं। ओके, और उसके बाद में यदि कोई गतिमान इलेक्ट्रॉन पूर्णतः रुक जाए तो उत्पन्न एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। पूर्णतः रुकने का मतलब क्या है कि जब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से, क्या है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है उसको क्रॉस करने के लिए, तो वो वहीं पर रुक गया। तो इस प्रकार का जो सिस्टम, इस प्रकार की जो एक्सरेज होती हैं, उनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा, वो कैसी होती है, मिनिमम होती है। ओके, मिनिमम है उसको हम फाइंड करेंगे वो कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में एक इक्वेशन होती है E = H न्यू। अगर हम न्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दें, यहाँ पर रख दें C/λ, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, HC/λ, और इसको हम लैम्डा मिनिमम मान लेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी नॉट रिक्वायर है उसको क्रॉस करने के लिए। जो उसका रीजन है, जहाँ तक जो नाभिक है उसके अट्रैक्शन का इन्फ्लुएंस है या उसका प्रभाव है। ठीक है, तो हमारे पास में अब मान लो उसकी एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
कितनी कितनी एनर्जी, इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो हम ई की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट को प्लेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे SC अपॉन लैम्डा मिनिमम। अब देखिए ये यहाँ पर हमारा इसका एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अगर हम इस वैल्यू को इधर ले जाएं, लैम्डा मिनिमम ये कर दें, तो और यहाँ पर h की वैल्यू जो भी है हमारे पास में, उसको हम h जो है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, h की वैल्यू को हम पुट कर दें और यहाँ पर c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट पुट कर दें और यहाँ पर e की वैल्यू हमारा ये बनेगा SC अपॉन EB। तो हम यदि पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 12375 अपॉन बी एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये बी, ये जो हमारा वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पर वो अप्लाई किया गया, तो उस वोल्टेज को हम रखेंगे, तो उस वोल्टेज के करस्पॉन्ड हम यहाँ पर उस लैम्डा की वैल्यू, वो जो हमारी वेवलेंथ होगी, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे प्रकार की जो हमारी एक्सरेज होती हैं, उसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम। इसका क्या होता है कि जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन लक्ष्य के परमाणु से टकराते हैं, तो क्या होता है, वे परमाणु के आंतरिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं। देखिए सपोज कीजिए एक परमाणु है, इसके चारों तरफ इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब मान लो कि कोई हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब लक्ष्य के परमाणु से टकरा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो कहाँ से कर रहे हैं, आंतरिक कक्षाओं से, आंतरिक कक्षाओं से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन कक्षा में जो ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो एक क्या हो जाएगी, एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी, वैकेंसी उत्पन्न हो जाएगी, और इस वैकेंसी को भरने के लिए उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आ जाता है। सपोज कीजिए ये कोई इनिशियल स्टेट है हमारी, जो इस वाली हाई एनर्जी जो हमारी एनर्जी स्टेट है, ये एनर्जी स्टेट है, सपोज ये दो एनर्जी स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है HES से कर रहा हूँ, और ये वाली लो एनर्जी स्टेट है। तो जब परमाणु पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब इस पर टकराया, तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस रिक्तिका को भरने के लिए हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में फॉल कर जाएगा। कहाँ पर, लो एनर्जी स्टेट में नीचे आ जाएगा। और इस कारण इस संक्रमण से जो ये ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन को हिंदी में संक्रमण बोलते हैं, इस ट्रांजैक्शन के कारण क्या होता है, अभिलाक्षणिक एक्सरेज उत्पन्न होती है। देखिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले भी परमाणु वाले चैप्टर में बताया था, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की ओर मूव करता है, तो एक फोटोन का जनरेशन करता है। क्या करता है, एनर्जी को फोटोन के रूप में बाहर निकालता है। और ये फोटोन के जो अलग अलग पैकेट्स होते हैं, इन पैकेट्स को कंबाइन करके ही क्या होता है, हमारा एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है, ठीक है। इनकी दोनों कक्षाओं की, और जो ये इसकी जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी कितनी होगी, H न्यू होगी, E हाई माइनस E लो, मतलब लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट का जो डिफरेंस होगा, वही उस जो हम एक्सरेज उत्पन्न हुई है, वो उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। इन एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य लक्ष्य के पदार्थ पर निर्भर करती है। देखिए जो हमारी सतत या कंटिन्यूअस एक्सरेज थी, उनकी जो तरंग दैर्ध्य थी, वो डिपेंड नहीं करती है किस पर, लक्ष्य के पदार्थ पर, वो डिपेंड नहीं करती है लक्ष्य के पदार्थ पर। लेकिन जो हमारी अभिलाक्षणिक एक्सरेज हैं, इसमें
लक्ष्य के पदार्थ पर, लक्ष्य के पदार्थ पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं, निर्भर करती हैं। ओके, तो देखिए जो अभिलाक्षणीय एक्स किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं, जब बाहर से कोई हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, परमाणु के पर क्या होता है, उसके ऊपर गिरता है, तो अंदर वाली कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर की ओर मूव हो जाता है, तब अंदर वाली कक्षाओं में एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है, और वैकेंसी उत्पन्न होने के कारण हाई एनर्जी स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को भरने के लिए उसमें मूव कर जाता है। तो इस ट्रांजिशन से क्या होता है, एक फोटोन का जनरेशन होता है, और उन फोटोन्स की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, दोनों ऊर्जा जो एनर्जी लेवल होते हैं उनके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर उसकी एनर्जी होती है। और इससे क्या होता है, जब ये इस प्रकार की किरणें, जब ये फोटॉन्स का एक बीम तैयार हो जाता है, यही बीम क्या होता है, यही अभिलाक्षणिक एक्स किरणें होती हैं, और ये डिपेंड करती हैं लक्ष्य के पदार्थ पर। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो हमारे कैरेक्टराइटिक्स, जो अभिलाक्षणिक एक्स व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टराइटिक्स एक्स रेज। देखिए हम यहाँ पर जो अभिलाक्षणिक एक्स किरणें हैं उनकी जो उनसे जो स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, उस स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और जिस तरह से हमने परमाणु में जो परमाणु मॉडल था उसको हमने एक्सप्लेन किया था। देखिए सबसे मेन बात क्या होती है इसमें, जो हमारा सपोज करो ये कोई हमारा एक परमाणु है, ये हमारा एक परमाणु है, इस परमाणु के सेंटर में एक हमारा नाभिक है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा एक परमाणु है, और इस परमाणु के सेंट्रल में क्या होता है, एक धनावेशित नाभिक होता है, और ये चारों तरफ KLMNO ये अलग अलग प्रकार की यहाँ पर हमारी सेल्स होती हैं, इनको सेल्स बोलते हैं या फिर ऑर्बिट कहते हैं। और ये कैसी होती हैं, स्टेबल ऑर्बिट होती हैं। अब देखिए जो K वाली सेल है या ऑर्बिट है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के सबसे पास में है, तो इसलिए नाभिक के पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसको, अच्छा अब आती है बात एल वाले इलेक्ट्रॉन की। एल सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत तो होगी, लेकिन इस बार के सेल से कम होगी और एम सेल से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन के से कम होगा लेकिन एम से ज़्यादा होगा। उसके बाद एम में निकालने के लिए के, तो इस तरह हम एनर्जी को लिख लें, जो एनर्जी ऑफ के होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी ऑफ एल होगी उससे कम होगी, एनर्जी ऑफ एम होगी उससे कम होगी, और इसी तरह से आगे वाले कोषों में भी ऐसा ही होता चला जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब कोई कैथोड रे, यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे, इसको अलग बनाते हैं, जब कोई कैथोड रे कहाँ क्या होती है, किसी परमाणु पर गिरती है, तो क्या होती है, कैथोड रे सपोज करो ये कोई परमाणु है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, तो वो क्या करता है, जैसे ही वो डलता है तो उस इलेक्ट्रॉन को वो बाहर की तरफ मूव करा देता है। अब मूव कराने के बाद में उसके किसी हाई एनर्जी स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को भरने आ जाता है। वैकेंसी मतलब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ तो एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी, और रिक्तिका उत्पन्न होने के बाद में उस रिक्तिका को भरने के लिए बाहर से उसकी हायर एनर्जी स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर जाता है। अच्छा ये जो जब वो, अब देखिए ये जो रिक्तिका है, सपोज करो ये रिक्तिका बन गई, इस रिक्तिका को भरने के लिए जैसे मैंने अभी पहले बताया, इस सेल से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, एक जंप करेगा। तो ये हाई एनर्जी स्टेट है,
ये वाली लो एनर्जी स्टेट है। तो ये जब ये जंप करेगा तो क्या होगा, एक फोटोन जनरेट होगा। क्या होगा, एक फोटोन जनरेट होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी। उसके बाद में जो फोटोन की ऊर्जा होगी वो होगी हाई एनर्जी स्टेट माइनस लो एनर्जी स्टेट की जो एनर्जीज हैं उसका डिफरेंस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी एक्सरे को किसी परमाणु पर डालते हैं तो अगर उस बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक कैथोड रे है तो वो जब इलेक्ट्रॉन इस पर जब वो कैथोड रे डलेगी तो अगर वो बहुत हाई एनर्जेटिक है तो सपोज कीजिए उसने के सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। कहाँ से, के से। तो जब के सपोज कीजिए ये वाली के सेल है तो इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे एक रिक्तिका उत्पन्न हो गई। तो देखिए एल से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर बाद में क्या होगा, एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है, वो उसकी अपनी पॉसिबिलिटीज पर डिपेंड करेगा। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन के सेल से बाहर चला जाता है तो क्या होता है कि एल सेल से या फिर एम सेल से या फिर कहाँ से, एम सेल से या एन सेल से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस प्रकार जो सीरीज बनेगी, जब के में किसी हायर एनर्जी स्टेट एल एम एन या ओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमें कौन सी सीरीज मिलती है, हमें मिलती है के सीरीज। क्या मिलती है, के सीरीज। जब के वाले सेल के की रिक्तिका को भरने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव करता है तब क्या होता है, हमें जो सीरीज मिलती है वो सीरीज कौन सी होती है, के सीरीज। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एल वाले एल से मूव करा हो, बाहर गया हो तो क्या हुआ, अच्छा जब जब के सीरीज में इलेक्ट्रॉन के सीरीज बनेगी तो कैसे बनेगी कि जब एल से के में, एम से के में, एन से के में या फिर ओ से के में जब जाएगी तो बनेगी। और इससे जो ट्रांजिशन से जो फोटोन उत्पन्न होंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी, हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट का डिफरेंस। तो इससे क्या होगा, हमारी के सीरीज के फोटोन बाहर निकलेंगे और इस तरह से हमें अभिलाक्षणिक एक्स रे की के सीरीज मिलेगी। उसी तरह से अगर एम इलेक्ट्रॉन एम से एल में आते हैं, एन से एल में आते हैं या फिर ओ से एल में आते हैं तो हमें कैसी सीरीज मिलेगी, एल सीरीज मिलेगी। कैसी सीरीज मिलेगी, एल सीरीज मिलेगी। इसी तरह से एम वाली बात करते हैं, एम में यदि इलेक्ट्रॉन एन से आता है या ओ से आता है तब हमें सीरीज कौन सी मिलेगी, एम सीरीज मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, एम सीरीज मिलेगी। और यदि ओ से एन में आता है तो हमें कैसी सीरीज मिलेगी, एन सीरीज मिलेगी। और सो ऑन, इसी तरह से एक कंटिन्यूअस पैटर्न बनता चला जाता है। और जैसे ही एक सीरीज मिलती है तो उसी सीरीज के करस्पॉन्ड जो वेवलेंथ होती है उसी का एक एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है, जनरेट हो जाता है। अब हम इनको क्या करेंगे, थोड़ा सही से लिखेंगे। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड रे के इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है, जब के सीरीज के वाली सबसेल से सॉरी के ऑर्बिट से क्या हो जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है तो क्या होता है उसमें एल से एम से एन से क्या हो जाता है, हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है। तब देखिए जब एल से के में होगा तो हमारे पास में के अल्फा सीरीज मिलेगी, जब एम से के में होगा तो के बीटा मिलेगी, जब एन से के में होगा तो के गामा मिलेगी। इसी तरह एम से जब एल में होगा तो एल अल्फा, एन से एल में होगा तो एल बीटा, और इस तरह से एन से एम में होगा तो एम अल्फा और ओ से एम में होगा तो एम बीटा। तो इस तरह से पहली वाली स्टेट के लिए अल्फा सीरीज मिलती है, दूसरी से अगर होता है ट्रांजिशन तो बीटा, और तीसरे से होती है तो गामा। ठीक है। और ये देखिए अगर वो सिंपली बात है एक, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको तो हम बोलेंगे उसके नाम से, जैसे के में मूव कर रहा है तो हम के बोल देंगे। ठीक है। और अब आती है नंबर की, अल्फा हम जब लगाएंगे जब उससे जस्ट ऊपर वाली
ऑर्बिट से यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो अल्फा लगा देंगे, और यदि ऊपर वाली से एक ऊपर वाली में हो रहा है तो हम उसको बीटा लगा देंगे, अगर उससे और एक वाली में हो रहा है तो हम उसको गामा लगा देंगे। इसी तरह से यदि एल में हो रहा है, एम से हो रहा है, तो हम एल अल्फा लगा देंगे, उससे ऊपर वाली से हो रहा था एल बीटा लगा देंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, एल एम एन के एल एम, इस तरह से हमें क्या हो जाती हैं, जो हमारी अवलाक्षणिक एक्स रेज की होती हैं वो हमें इस तरह से सीरीज प्राप्त होती है। देखिए इन दिस वीडियो दिस इज इनफ अबाउट एक्स रेज। और एक्स रे देखिए आपके जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है उसी के पैटर्न पे मैं ये सब कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये इसी के लिए यही आपके लिए इनफ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।